लेट्स बाइट बयानबाजी। पनामा के उप विदेश मंत्री कार्लोस ने भारत के समोसों पर एक दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे अच्छे समोसे इंडिया में नहीं पनामा में बनते हैं और उन्हें बनाते भी पनामा में बसे इंडियंस ही हैं। उन्होंने ये बात पनामा में भारतीय समुदाय की सांस्कृतिक विरासत और योगदान की सराहना करते हुए कही। कार्लोस ने बताया कि पनामा में करीब 15,000 प्रवासी भारतीय रहते हैं, जो सेंट्रल अमेरिका में सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय है। In the business community, they are very proactive religiously. They are cultural reminders of their ancestral home. So that part they keep alive, and we enjoy quite a lot. I was joking with the ambassador that the best samosas in the world are not made in India, but in Panama by Panamanian Indians. I need to have a taste of them. Yes, of course. You are cordially invited to Panama, and I will make sure that you have a family dinner that you will feel just at home with a Panamanian flair or twist. One of the good things about Panama is that even though we may be all we have different ancestors and our cultures are different, we are indeed one people. So I don't think in Panama we see the Indian diaspora or community as being Indian. No, we see them as being Panamanian, then Indian, right? Now we're in the second, third, fourth generation. And they are leaders of industry, commerce, construction, cars, technology. And we are hopeful that they can become champions of Panama and invite even more. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के देवघर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एम्स का मकसद टर्शरी हेल्थ सर्विसेज प्रदान करना है, लेकिन इसे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नींव है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हमारा देश को अनेक महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करने में, इन राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में एम्स इंस्टीट्यूशन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता को दूर करने के लिए एम्स देवघर जैसी जिन आयुर्विज्ञान संस्थानों की स्थापना की गई है, वो अंधकार में प्रकाश फैलाने वाले दीप स्तंभ की तरह है। एम्स देवघर जैसे संस्थानों को कम खर्च पर विश्व स्तरीय विशेषज्ञ चिकित्सा तो प्रदान करनी ही है। आप सबको अपने अपने स्टेट्स और रीजन्स में चेंज एजेंट्स ऑफ हेल्थ केयर इकोसिस्टम की भूमिका भी निभानी है। मुझे विश्वास है कि एम्स देवघर एक रोल मॉडल इंस्टीट्यूट के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे। मैं आशा करती हूं कि एम्स देवघर के प्रथम दीक्षांत समारोह में उपाधियां और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एक महान मेडिकल ट्रेडिशन के अग्रिम ध्वजवाहक बनेंगे। कर्नल रोहित चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान में हमारे 10 बहादुर जवान शहीद हुए थे, लेकिन संसद में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ। इससे इन शहीदों के परिवारजन आक्रोशित है। उनका सवाल है कि क्या देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले हमारे परिवार की शहादत को सरकार मान्यता नहीं देगी। इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास ये लिस्ट है, हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा, संसद में बोला कि हमारे किसी भी जवान की, सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। ये 10 जवान, इनके परिवार सवाल पूछ रहे हैं पूरे देश में कि राजनाथ सिंह जी, मोदी जी और अमित शाह जी, आप अपने देश के शहीदों का भी सम्मान नहीं कर पाए, मान और सम्मान नहीं कर पाए, उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं कर पाए कि उन्होंने अपने देश के सुरक्षा के लिए, हित के लिए अपनी जान दे दी।
और आपने उनकी शहादत को भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। राजस्थान के कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष के जश्न की शुरुआत न्याय से हुई है। जिला प्रचारक उत्तम गिरी को साधु अवधेशानंद जी की लाठी और चाकू से आरएसएस ऑफिस में की गई निर्मम हत्या में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरएसएस की स्थापना के 100वें वर्ष के जश्न की शुरुआत न्याय से हुई है। सिरोही के संघ कार्यालय में साधु अवधेशानंद की आरएसएस के जिला प्रचारक उत्तम गिरी के द्वारा लाठियों से पीटकर और चाकू से गोदकर जो हत्या की गई थी, उसके लिए जिला न्यायालय ने उत्तम गिरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कई लोगों ने सिरोही के अपने बयान बदलकर अपराधी को बचाने की चेष्टा की, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। ताज्जुब तो यह है कि खूनियों के डर से किसी भी अखबार ने आज एक खबर नहीं छापी। सच सूरज से निकलने वाले प्रकाश की तरह होता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पीओके वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह को पहले ये जवाब देना चाहिए कि पहलगाम में चूक कहां हुई, कितने लोगों को सजा दी गई। इनको पूछा, आपने जो घटना इतनी बड़ी घटित हो गई है, आप जिम्मेवारी ले नहीं रहे हो, आप इस्तीफा क्यों नहीं देते हो? गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते, बता दीजिए। आप इतनी बड़ी घटना हुई है, कोई अड़चन नहीं, जांच तक नहीं बैठा पाए आप ढंग से, जांच हो नहीं पाई। और इतना अखिल यादव ने ठीक कहा कि भाई आज पार्लियामेंट शुरू हो रही है, कल ही एनकाउंटर क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं आपने इमीडिएटली भाग के जगह वो लोग इतने महीने? तो ये तमाम क्वेश्चन मार्क करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मालेगांव बम विस्फोट मामले में एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिंदू टेरर जैसा एक झूठ गढ़ा और इसके आधार पर न केवल साधु संतों को निशाना बनाया गया, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति और समाज की गरिमा को भी गहरी ठेस पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस को उनके मंदिर जाने पर भी आपत्ति होती है। कांग्रेस के लोगों से जब मैं बात करता हूं तो उनको बड़ा दर्द होता है, और दर्द भी ऐसा होता है, मेरे से कहते हैं मुख्यमंत्री तो मंदिर जाते हैं, क्या मैं मेरे आस्था केंद्रों पर नहीं जाऊं? अरे आप देखिए, आपकी इस मानसिकता को बदलिए। राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या देनदारी के लिए अब तक एक भी रुपए का भुगतान नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि न तो सरकार नए प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति दे रही है, न कोई टेंडर जारी हो रहे हैं, अधिकारी सिर्फ औपचारिकताओं में उलझे हैं और सरकार हर काम को टाल रही है कि इनको राजस्थान से, राजस्थान के लोगों की तकलीफ से कोई मतलब नहीं। ये तो एक ही बात करेंगे, 5 साल की कांग्रेस के शासन में जो भी भवन हुए उनकी जांच कराएंगे, कराइए, अच्छी बात है, जिम्मेदारी तय कीजिए। लेकिन जो बरसों से जर्जर हैं, जो आज असुरक्षित भवन हैं, जो जनोपयोगी भवन, चाहे स्कूल हो, पीएचसी हो, सीएचसी हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, सामुदायिक भवन हो, वो जो असुरक्षित हैं, बरसात के कारण से गिरने की स्थिति में आ गए, उनके लिए आपका क्या प्रयास है? क्या बजट दे रहे हो? क्या कलेक्टरों को आपने इमरजेंसी फंड उपलब्ध कराया है? क्या आपने जिला कलेक्टरों से कोई बात की है? क्या जिम्मेदारी फिक्स कर रहे हैं? जिम्मेदारी कहाँ फिक्स कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं हम 5 साल के भवनों की जांच कराएंगे, तो करा लो, कौन मना कर रहा है? 5 साल के भी करा लो, 15 साल के भी करा लो। 800 कामों की समीक्षा करने की बात की थी शुरू में कि कांग्रेस के 800 अंतिम 6 महीने के फैसलों की हम समीक्षा करेंगे। आज तक रिपोर्ट आई है तो बता दो। पंचायत राज और नगर निकाय के 6-6 साल, 6.5 साल हो गए। 5 साल में चुनाव कराना होता है संविधान के मुताबिक, आज तक कराई और गजट नोटिफिकेशन इन्होंने करके कोई चुनाव अनलकर बयानबाजी कर रहे हैं। वो मधुकर गुप्ता जी राज्य निर्वाचन कमीशन के जो आयुक्त हैं, वो कह रहे हैं कि जानबूझ करके चाहे जैसे बहाने बना रहे हैं और चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं।
ये सब निर्णय नहीं ले पाएंगे, ये कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। इनका निर्णय जैसे दिल्ली से हुआ वैसे इनका दोबारा निर्णय दिल्ली से होगा, ये खुद कोई निर्णय नहीं करेंगे, ये मैं कह सकता। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने एक राजनीतिक यात्रा निकालने का फैसला लिया है। इसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी हिस्सा लेंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि ये यात्रा सिर्फ राजनीतिक नहीं, जन समस्याओं को समझने और जनता के बीच जाकर उनकी आवाज बनने का प्रयास है। बहुत तेजी से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि यात्रा सफल कैसे हो। और इंडिया गठबंधन में हम लोग ये बातें विमर्श किया और विमर्श करने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि राहुल गांधी जी और देश के जितने भी देश स्तरीय इंडिया गठबंधन के लीडर्स हैं उनके साथ हम लोग यात्रा शुरू करेंगे। विस्तृत रूपरेखा अभी हमारा रेकी का काम चल रहा है और हम लोग रेकी के काम कर करके कहाँ कहाँ कैसे होगा उसका हम लोग विस्तार से करेंगे। ये हम रक्षाबंधन के तुरंत। मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य सरकार से मांग की कि केंद्र सरकार को दी गई लीज की जमीनों की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास मध्य प्रदेश की बहुत सारी जमीनें लीज पर हैं। इस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब देते हुए कहा कि जो जमीनें काम नहीं आ रही हैं वो हमने वापस ले ली हैं। जो उनके किसी काम की नहीं आ रही है उसमें से कुछ पे हमने वापस भी ली है और वहाँ हम योजना ही बना रहे हैं। ऐसे जितने भी ऐसी जमीनें जो केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत भारत शासन ने मांगी थी और वो खाली जमीन है वहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं कि उन सब जमीनों को हम फिर से लेके हमारे उपयोग में आ सके। इसके लिए आपने WCL का भी कहा, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। श्री आरिफ मसूद। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 दिन की कैबिनेट बैठक के बाद सुक्खू सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर लॉटरी को वैध कर दिया जो पहले बंद कर दी गई थी। और बहुत शोर डाला था एक्साइज को लेकर के। एक्साइज की बातें बहुत सारी हुई। शराब की दुकानें खोलने के लिए स्कूल बंद कर दिए गए। शराब बेचो, यहां बेचो, वहां बेचो, जैसे मर्जी बेचो। लेकिन उसके कारण भी हिमाचल प्रदेश में तबाही का दौर, बर्बादी का दौर हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। ना ही प्रदेश को आय हुई लेकिन पीढ़ी बर्बाद हुई। नशे के चलते पूरे हिमाचल प्रदेश में आप हालात देख ही रहे हैं। और कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि ऐसे फैसले जो प्रदेश को किस दिशा में ले जाएंगे ये आने वाले समय में हम सब के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मैं इस फैसले की कड़ी निंदा करता हूं। ये फैसला प्रदेश हित में नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य में स्कूली शिक्षा की बिगड़ती हालत पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा की हालत बहुत खराब है। हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी टीचर नहीं है। दूसरी तरफ हजारों चयनित शिक्षक आज भी नियुक्ति की प्रतीक्षा में हैं। कमलनाथ ने मांग की कि सरकार नियुक्तियों की प्रक्रिया को जल्दी पूरा करे और स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारे। सच है, कोर्ट ने तो फैसला दे दिया तो इस पर हम चर्चा क्यों करें। और दूसरी बात है, आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि लगभग 1300 स्कूल हैं जहाँ एक शिक्षक भी नहीं है। ये हालात हैं प्रदेश के। और लगभग 60,000 स्कूल हैं जहाँ केवल एक शिक्षक है और लगभग 2000 शिक्षक वेटिंग में हैं। उन्होंने पास कर लिया पर वो वेटिंग में है। हमारे 60% प्राइमरी स्कूल्स की हालत खराब है। उनकी पुताई नहीं होती, उनकी मरम्मत नहीं होती। ये हालात आज पूरे प्रदेश में है। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.